हाय एवरीवन। आज का अपना टॉपिक रहेगा उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन। ये अपना आज का टॉपिक रहेगा और इसको अपन अच्छे से लाइन टू लाइन सही से समझेंगे। इसको आप तब यूज कीजिएगा, अब वन शॉट लेक्चर रहेगा, अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, मेरे साथ रिवीजन कीजिएगा, साथ में एनसीईआरटी लेके बैठिएगा। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली देखिएगा, इसको अपन इसके अंदर जो चैप्टर के अंदर सब टॉपिक्स पढ़ेंगे वो ये 4 सब टॉपिक्स पढ़ेंगे अपन। ठीक है, मानव उत्सर्जन तंत्र, मूत्र का निर्माण कैसे होता है, रत्नलिकाओं के भिन्न भिन्न भागों के कार्य हो गए, निस्यंदन का सांद्रण करने की क्रियाविधि। ठीक है, तो ये सब पढ़ेंगे अपन इसके अंदर। साथ में जो अपशिष्ट होते हैं उनका निष्कासन किस तरह से होता है, उनका निर्माण किस तरह होता है अपशिष्टों का, और कौन सा ऑर्गन इसमें पार्टिसिपेट करता है, ये सब अपन जानेंगे। तो एवरीवन, चैप्टर अपन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है उत्सर्जित उत्पाद एवं उनका निष्कासन। तो जो प्राणी है, प्राणी उपापचय और अंतर्ग्रहण, तो मेटाबॉलिज्म करेगा, साथ में इंजेक्शन करेगा, क्रिया द्वारा अमोनिया, यूरिक या यूरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल व अन्य आयन जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फॉस्फेट, सल्फेट आदि का संचय करता है। कौन कौन सी क्रिया द्वारा? मेटाबॉलिज्म और इंजेक्शन क्रिया द्वारा। अंतर्ग्रहण, प्राणी द्वारा इन पदार्थों का पूर्णतः आंशिक रूप से निष्कासन आवश्यक है। या तो इनका पूरी तरह निष्कासन कर देंगे या फिर आंशिक रूप से निष्कासन कर देंगे। इस अध्याय में आप इन पदार्थों साथ ही विशेष रूप से साधारण नाइट्रोजनी अपशिष्टों के निष्कासन का अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये अपना वन शॉट लेक्चर रहने वाला है, जिसके अंदर अपन इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। अच्छे से आपको मैं समझाऊंगा ताकि आपसे जो स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह होती है एनसीईआरटी की लाइंस को पढ़ने में वो नहीं हो, और भी स्पेशली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैं बना रहा हूँ। प्राणियों द्वारा उत्सर्जित होने वाले नाइट्रोजनी अपशिष्टों में मुख्य रूप से क्या होते हैं? अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल होते हैं। ठीक है, तो 3 नाइट्रोजन अपशिष्टों का अपन इसमें अध्ययन करेंगे। अमोनिया हो गया, यूरिया और यूरिक अम्ल हो गया। सबसे पहले अपन अमोनिया को देखते हैं। जो अमोनिया होता है वो सर्वाधिक टॉक्सिक होता है। ठीक है, और इसके निष्कासन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। साथ में यूरिक अम्ल हो गया, वो कम टॉक्सिक होता है और जल की कम मात्रा के साथ निष्कासित किया जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होगा उसके निष्कासन के लिए सबसे ज़्यादा जल की आवश्यकता होगी, ये क्वेश्चन बनता है, या इनका जो ऑर्डर पूछ लेता है। ठीक है, अमोनिया को उत्सर्जन की प्रक्रिया को अमोनियो उत्सर्ग प्रक्रिया कहते हैं, अमोनियोटैलिक उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम्पल याद कीजिए। अनेक अस्थिल मछलियाँ, ठीक है, उभयचर हो गया, जलीय कीट अमोनिया उत्सर्जी प्रकृति के होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो गया, याद कर लीजिएगा। अमोनिया सरलता से जल में घुलनशील है, इसलिए आसानी से अमोनिया आयनों के रूप में शरीर की सतह या मछलियों के क्लो गिल की सतह से विसरण द्वारा उत्सर्जित हो जाता है। तो इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा कि अमोनिया क्या होता है, कहाँ से उत्सर्जित होगा। सबसे पहली चीज़ तो ये कि NH4+ आयन के रूप में इसका जो है आयनों के रूप में शरीर की सतह से, ठीक है, शरीर सतह से या फिर मछलियों में गिल्स होते हैं उनकी सतह से डिफ्यूजन द्वारा उत्सर्जित हो जाएगा। इस उत्सर्जन की प्रक्रिया में वृक्क की कोई अहम भूमिका नहीं होती, जो किडनी होती है उसकी कोई महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता इसमें। इन प्राणियों को अमोनिया उत्सर्जी कहते हैं। तो अमोनिया उत्सर्जन अपना कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक आता है, स्थलीय आवास में अनुकूलन हेतु जल की हानि से बचने के लिए प्राणी कम आवेश कम टॉक्सिक लेस टॉक्सिक नाइट्रोजन अपशिष्टों जैसे यूरिया या फिर यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। स्तनधारी, कई स्थलीय उभयचर, समुद्री मछलियाँ मुख्यतः यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। यूरिया उत्सर्जी यूरोटेलिक कहलाते हैं, और इन प्राणियों में उपापचय क्रियाओं द्वारा निर्मित अमोनिया को मेटाबॉलिक रिएक्शंस है उनके द्वारा जो अमोनिया निर्मित होता है उसको यकृत द्वारा, लीवर द्वारा यूरिया में परिवर्तित कर ब्लड में मुक्त कर दिया जाता है, जिसे जो किडनी द्वारा निस्यंदन के पश्चात उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो यूरिया उत्सर्जी हो गए, इसके एग्जाम्पल हो गए स्तनधारी हो गए, मैमल्स हो गए, कई स्थलीय उभयचर हो गए, और समुद्री मछलियाँ हो गई। ठीक है, समुद्री मछलियाँ हो गई। इसके बाद अपन देखते हैं
कुछ प्राणियों के वृक्कों की आधात्री में अपेक्षित प्राणता को बनाए रखने के लिए यूरिया की कुछ मात्रा रह जाती है, यानी बॉडी में कुछ मात्रा रहती है यूरिया की, किसके लिए होती है? ओस्मोलरिटी को बनाए रखने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सरीसृप पक्षी स्थलीय घोंघों में, ठीक है, सरीसृप रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, स्थलीय घोंघा तथा कीटों में नाइट्रोजन अपशिष्ट यूरिक अम्ल का उत्सर्जन जबकि कम मात्रा के साथ गोलिकाओं या पेस्ट के रूप में होता है। ये कई बार लाइन है जो एग्जाम में आती है, और ये कहलाता है यूरिकोटेलिक, यानी यूरिक एसिड का उत्सर्जन करेगा। इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों के। प्राणी जगत में कई प्रकार के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। अधिकांश अकशेरुकियों में यह संरचना सरल नलिकाकार रूप में होती है। अधिकांश लिखा है यहाँ पे, ठीक है, जबकि कशेरुकियों में जटिल नलिकाकार अंग में होते हैं जिन्हें किडनी कहते हैं, ठीक है, वक कहते हैं। इन संरचनाओं के प्रमुख रूप नीचे दिए गए हैं। अब अपन एक एक स्ट्रक्चर को अच्छे से रिलेटेड करेंगे एनिमल किंगडम से। आदिवृक्क प्रोटोनेफ्रेडिया, आदिवृक्क प्रोटोनेफ्रेडिया या ज्वाला कोशिकाएं, प्लेटेलमेंथीज जिन्हें चपटे कर्मी जैसे प्लेनेरिया, रोटीफर कुछ एनेलिड, सेफेलोकोडेट, एम्पियोक्स आदि में उत्सर्जित संरचना के रूप में पाया जाता है। जो प्रोटोनेफ्रेडिया है, ज्वाला कोशिकाएं हैं, ये किस किस्म पाई जाती है ये दिया गया है इसमें, तो इसको अच्छे से याद करिए। इसके बाद आदिवृक्क प्रोटोनेफ्रेडिया प्राथमिक रूप से क्या कार्य करता है? आयनों द्रव के आयतन नियमन जैसे प्रासरण नियमन से संबंधित है, ओस्मोलरिटी से के कंट्रोल करने से संबंधित है। इसके बाद केचुआ एवं अन्य एनेलिड में नलिकाकार उत्सर्जी अंग वृक्क पाए जाते हैं, ठीक है। जो एनेलिड फाइलम पढ़ा था अपने, उसमें उत्सर्जी अंग क्या होता है? वृक्क पाए जाते हैं। वृक्क नाइट्रोजन अपशिष्टों को उत्सर्जित करने तथा द्रव आयनों का संतुलन बनाए रखने की में सहायता करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्राथमिक कार्य था इसका। तो ये चीज़ें एनसीईआरटी की जो लाइन्स है उससे क्वेश्चन बनता है, उसको ध्यान रखिए। साथ में तिलचट्टा, कॉकरोच सहित अधिकांश कीटों में उत्सर्जी अंग के रूप में मेलपीजियन नलिकाएं पाई जाती है। मेलपीजियन नलिकाएं नाइट्रोजन अपशिष्टों के उत्सर्जन और प्राशन नियमन में मदद करती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्राथमिक रूप से नहीं ले रखा, तो एनसीईआरटी की लाइन को ध्यान रखिए बस। अब देख रहे हैं अपन झींगा, प्रोन जैसे क्रस्टेशियाई प्राणियों में श्रृंगी ग्रंथियाँ एंटिनग्लाइड या हरित ग्रंथियों का उत्सर्जन का कार्य करती है। ग्रीन ग्लैंड पाई जाती है किसमें? झींगा, प्रोन जैसे क्रस्टेशियाई प्राणियों में, ठीक है। इसके बाद अपन स्टार्ट कर रहे हैं मानव उत्सर्जन। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र देख रहे हैं। मनुष्य में उत्सर्जित तंत्र एक जोड़ी वृक्क होते हैं, ठीक है। एक जोड़ी क्या होता है? किडनी हो गई। एक जोड़ी मूत्र नलिकाएं हो गई, यूरेटर। एक मूत्राशय, सिंगल है मूत्राशय, साथ में एक मूत्र मार्ग का बना होता है, ठीक है। इसका कंटेंट हो गया। वृक्क सेम के बीज की आकृति के गहरे भूरे लाल रंग के होते हैं, रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं, जो ये हो गया किडनी। तथा ये अंतिम वक्षीय तथा तीसरी कटी कशेरुका के समीप उदर गुहा के आंतरिक पृष्ठ में सतह पर स्थित होता है, ठीक है। तो इसकी लोकेशन क्या हो गई? T12 से तीसरी कटी कशेरुका L3 तक, ये इसकी क्या हो गई? लोकेशन हो गई, ठीक है, याद रखना। वयस्क मनुष्य के प्रत्येक वर्ग की लंबाई 10 से 12 सेमी, चौड़ाई 5 से 7 सेमी एवं मोटाई कितनी हो गई? 2 से 3 सेमी, और भार लगभग कितना हो गया? 120 से 170 ग्राम। वृक्क के केंद्रीय भाग की भीतरी अवतल कोण के सतह के मध्य में खांच पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। भी डायग्राम में देखेंगे अपन। इससे होकर मूत्र नलिकाएं, अब इसके अंदर से क्या क्या गुजरती है हाइलम में, जिसमें मूत्र नलिकाएं हो गई, रक्तवाहिनियाँ हो गई, साथ में तंत्रिकाएं प्रवेश करती है। हाइलम के भीतर की ओर कीप के आकार की रचना होती है, जिसे क्या बोलते हैं? वृक्कीय श्रोणि, पेल्विस कहते हैं। इससे निकलने वाले प्रक्षेप प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं, ठीक है। पेल्विस और पेल्विस से जो प्रोजेक्शन निकलेंगे उसको क्या कहेंगे? कैलिक्स कहते हैं। वृक्क की बाहरी सतह पर दृढ़ संपुट होता है, ठीक है। वृक्क में दो भाग होते हैं, एक तो होता है कोर्टेक्स कहलाता है बाहरी भाग, आउटर कोर्टेक्स, एंड इनर क्या हो गया? मेडुला हो गया। मेडुला में कुछ शंक्वाकार पिरामिड में बटा होता है, ठीक है। ये शंक्वाकार पिरामिड हो गए, ये पिरामिड हो गया, ये पिरामिड हो गए, ये शंक्वाकार पिरामिड है।
जो कि चस्कों में फैले रहते हैं, और ये जो कैलिक्स वाला भाग है उसमें फैले रहते हैं। वलकुट मध्यांश जो मेडुला है, पिरामिडों के बीच फैलकर वृक्क स्तंभ बनाते हैं, जिन्हें कॉलम ऑफ बर्तनी कहते हैं। ठीक है, अब डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। ये डायग्राम में देखिए, ये वाला पार्ट हो गया इसका, ये वाला पार्ट, कौन के वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसे बोलते हैं हाइलम। ठीक है, इसमें से क्या क्या गुजरता है, इसमें से रीनल आर्टरी हो गई, रीनल वेन हो गई, रीनल पेल्विस हो गया और यूरेटर हो गया, ये चीज़ें गुजरती है, साथ में नर्व्स भी गुजरती है। अब इसके जो ये वाला पार्ट है, ये पार्ट क्या कहलाता है, कैलिक्स कहलाता है। ये वाला पार्ट, ये कैलिक्स वाला पार्ट हो गया ये। ठीक है, ये कैलिक्स वाला पार्ट हो गया। और ये क्या कहलाता है, ये पेल्विस कहलाएगा। और पेल्विस कहाँ पे धसे रहता है, पिरामिड में, उसे बोलते हैं कैलिक्स। ये वर्ग की पिरामिड हो गया। अब पिरामिड के बीच में जो कोटेक्स वाला बाहरी वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं क्या, बर्तनी के स्तंभ बोलते हैं। ठीक है, और ये वर्ग का आवरण हो गया, ये कोटेक्स वाला। ठीक है, ये डायग्राम समझ में आ गया। अब इससे ऊपर वाला डायग्राम भी अपन, ये अधिवृक्क ग्रंथियाँ हो गई जो दोनों किडनी के अपर पार्ट में होती है। साथ में ये हो गई आर्टरी हो गई, रीनल आर्टरी, ये रीनल वेन हो गई, ये किडनी हो गई, ये पृष्ठ महाधमनी हो गई, ओटा, ये मूत्रवाहिनी होगी। साथ में ये हो गया वलकुट कोर्टेक्स वाला भाग, ये मेडुला वाला भाग हो गया, ये पेल्विस हो गया, बता दिया मैंने, ये पश्च महाशिरा। ठीक है, ये हो गया। अब देख रहे प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख जटिल नलिकाकार संरचना होती है, नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो इस किडनी में, एक किडनी में 10 लाख हो गए, यानी कि 1 मिलियन हो गया। तो दोनों मिला के कितने हो गए, 20 लाख, यानी कि कितने हो गए, 2 मिलियन। जो क्रियात्मक इकाई है किडनी की, क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। प्रत्येक नेफ्रॉन के 2 भाग होते हैं, जिन्हें ग्लोमेरुलस यानी गुच्छ और साथ में वृक्क नलिका रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं। गुच्छा वर्गीय धमनी की शाखा अभिवाही धमनी का है, एफरेंट आर्ट्रियोल, इसको बड़ा ध्यान रखिएगा, ये कन्फ्यूजन करता, से बनी केशिका कैपिलरी का गुच्छ होता है। गलूमेरुलस से रक्त अफवाही धमनिकाओं द्वारा ले जाया जाता है। तो एफरेंट और इफरेंट को अच्छे से समझिएगा। अब देखिए, जो ये अभिवाही धमनिका है ये लाती है ब्लड को, और जो अफवाही धमनिका है ये ब्लड को ले जाती है, ले जाने का काम करती है। ठीक है, एक बार और देख लिया। तो ये लाने का काम करती है एफरेंट आर्ट्रियोल, और इफरेंट क्या करती है, दूर ले जाने का काम करते हैं। साथ में देखिए, ये हो गया ग्लोमेरुलस कोशिका गुच्छ हो गया, ये बोमन्स कैप्सूल हो गया संपूर्ण, ये इसका पीसीटी वाला पार्ट हो गया, पीसीटी। ठीक है, समीपस्थ सम्मिलित नलिका, ये डीसीटी वाला पार्ट हो गया, और ये नीचे आ गया ये हेनेले लूप, ये डीसीटी वाला पार्ट हो गया, ये आ गया कलेक्टिंग डक्ट। तो डायग्राम हो गया। अब देखिए, जो ये वृक्क नलिका है दोहरी झिल्ली युक्त प्यालीनुमा बोम्बन संपुट से प्रारंभ होती है। ये दोहरी झिल्ली युक्त प्यालीनुमा बोम्बन संपुट अपन को दिख रहा है ये, जिसके भीतरी गुच्छ होता है। गुच्छ बोम्बन संपुट मिलकर मेलपीजिकाय यानी कि मेलपीजी बॉडी वृक्क कणिका कार्पल्स बनाते हैं। बोम्बन संपुट से एक अति कुंडलित सम्मिलित नलिका पीसीटी प्रारंभ होती है। तो ये एफरेंट आर्टेरियल हो गया और इफरेंट आर्टेरियल हो गया, ये ब्लड को लेने का काम करेगी, ये ले जाने का काम करेगी। और ये बोमन कैप्सूल हो गया, जो क्या होता है दोहरी भित्ति युक्त या दोहरी झिल्ली युक्त बोल सकते हैं इसको। इसके बाद क्या आएगा, इसमें हेयरपिन के आकार का हेनले लूप होता है। तो पीसीटी में ओपन हुआ, पीसीटी के बाद में आ गया हेनले लूप। हेनले लूप बढ़ जाता आरोही व अवरोही भुजा, डिसेंडिंग और असेंडिंग दोनों बढ़ जाता। आरोही भुजा एक अति कुंडलित नलिका दूरस्थ सम्मिलित नलिका डीसीटी प्रारंभ होती है। इसके बाद डीसीटी प्रारंभ हो जाएगी। अनेक वर्गाणु की दूरस्थ सम्मिलित नलिका है जो डीसीटी होती है। बहुत सारी नेफ्रॉन की डीसीटी मिलकर एक नलिका में खुलती है, जिसे बोलते हैं क्या, संग्राहक नलिका, कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं।
तो बहुत सारे नेफ्रॉन्स हो गए, बहुत सारे नेफ्रॉन्स की डीसीटी मिलकर खुलेगी, एक नेफ्रॉन की नहीं, बहुत सारे नेफ्रॉन की डीसीटी एक सीधी संग्रह नलिका में खुलती है। अनेक संग्रह नलिकाएं मिलकर चस्कों के बीच स्थित मध्यांश पिरामिड से गुजरती हुई वृक्क श्रोणि में खुलती हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अनेक संग्रह नलिकाएं बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट मिलेगी और चस्कों कैलिक्स के बीच से स्थित मध्यांश पिरामिड से गुजरते हुए वृक्क श्रोणि पेल्विस वाले भाग में, पेल्विक रिनल पेल्विक वृक्क श्रोणि में खुलती है। वृक्काणु की वृक्क कणिका संवलित नलिका, दूरस्थ नलिका आदि वृक्क के वल्कुट भाग में, जबकि हेनल लूप मध्यांश में स्थित होता है। जो नेफ्रॉन हो गया है कि रीनल कार्पस हो गया, समीपस्थ नलिका पीसीटी, डीसीटी, ईटीसी वृक्क के कोर्टेक्स भाग में होते हैं, जबकि जो हेनली लूप हो गया वो मेडुला वाला पार्ट में स्थित होता है। अधिकांश वृक्काणु के हेनली लूप बहुत छोटे होते हैं और मध्यांश में बहुत कम धसे रहते हैं। बहुत बार नीट में आता है क्वेश्चन ऐसा। ऐसे वृक्काणु को वल्कुटीय वृक्क कहते हैं, कोर्टिकल नेफ्रॉन। कहाँ पे हैं ये? क्या होते हैं? हेनरी लूप बहुत छोटे होते हैं और मध्यांश में बहुत कम धसे रहते हैं। कुछ वृक्काणु के हेनरी लूप बहुत लंबे होते हैं और मध्यांश में काफ़ी गहराई तक धसे रहते हैं। इन्हें सानिध्य मध्यांश वृक्काणु जक्स्ट्रा मेडुलर नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, दोनों को याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है यहाँ से। इसके बाद अपन देख रहे हैं गुच्छ से निकलने वाली अपवाही धमनिका वृक्क की नलिका के चारों ओर, इफरेंट आर्टिकल वृक्क की नलिकाओं के चारों ओर, जो इसके पार्ट है वृक्कीय नलिकाओं के पीसीटी, डीसीटी, इनके चारों ओर सूक्ष्म केशिकाओं का जाल बनाती है, जिसे परिनलिका केशिका जाल कहते हैं। ठीक है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। इस जाल से निकलने वाली एक अति सूक्ष्म वाहिका हेनरी लूप के समांतर चलती हुई यू आकार की संरचना वासा रेक्टा बनाती है। वल्कुटीय वृक्काणु में वासा रेक्टा या तो अनुपस्थित या अत्यधिक आशित होती है। ठीक है, कोर्टिकल नेफ्रॉन होता है उसमें वासा रेक्टा या तो अनुपस्थित होगी या फिर अत्यधिक आशित होगी। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना मूत्र निर्माण। इससे बहुत बार क्वेश्चन आता है नीट में। मूत्र निर्माण में 3 प्रक्रिया सम्मिलित होती है: गुच्छीय निस्यंदन, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, पुनर्अवशोषण, रीअब्जॉर्प्शन एंड श्रवण सिक्रेशन, जो वृक्काणु के भिन्न भिन्न भागों में होता है। अब इसको ध्यान से पढ़िएगा। मूत्र निर्माण के प्रथम चरण में केशिका गुच्छ द्वारा रक्त का निस्यंदन होता है। ठीक है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा, जिससे गुच्छीय या गुच्छीय निस्यंदन कहते हैं। अब ये ध्यान रखिएगा, वृक्कों द्वारा प्रति मिनट औसतन 1100 से 1200 ml रक्त का निस्यंदन किया जाता है। नेफ्रॉन द्वारा 1 मिनट में 1100 से 1200 ml ब्लड फिल्टर होता है। ठीक है, जो हृदय द्वारा 1 मिनट में निकाले गए रक्त के 1/5 भाग के बराबर है। ठीक है, 5000 ml होता है वो। कुछ गुच्छ की केशिकाओं का रक्त दाब रुधिर का 3 परतों में निस्यंद होता है। अभी 3 परतें कौन कौन सी है? गुच्छ की रक्त केशिका की आंतरिक उपकला हो गई, ठीक है, बोमन संपुट की उपकला, और इन दोनों के बीच में होती है आधार झिल्ली, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। बोमन संपुट की उपकला कोशिकाएं पोडोसाइट्स कहलाती हैं। बोमन संपुट की उपकला कोशिकाएं कहलाती है पोडोसाइट कहलाती है। तो पहली परत तो गई आंतरिक उपकला, एंडोथेलियम, फिर उसके बाद में बोमन संपुट की उपकला हो गई जिसे पोडोसाइट सेल्स बोलते हैं, और इन दोनों के बीच में होती है, क्या होती है, आधार झिल्ली, जिसे बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो विशेष प्रकार से विन्यासित होती है। ठीक है, जिसे कुछ छोटे छोटे अवकाश बीच में रह जाते हैं और इन्हें क्या बोलते हैं, निस्यंद खांच या खांच छिद्र, स्लिट पोर कहते हैं। ये जो परतें इस प्रकार से व्यवस्थित होती है कि इनके बीच में क्या क्या छोटे छोटे छिद्र रह जाते हैं, जिन्हें स्लिट पोर कहते हैं। और इन झिल्लियों से रुधिर इतनी अच्छी तरह से चलता है जिससे कि रुधिर के प्लाज्मा की प्रोटीन को छोड़कर, रुधिर का जो प्लाज्मा प्रोटीन होगी, प्लाज्मा के अंदर 3 प्रोटीन पाए जाएंगे, ठीक है, छोड़कर प्लाज्मा का शेष भाग छनकर संपुट की गुहा में इकट्ठा हो जाता है, और इसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन के अलावा छिन जाएगा सब। वृक्कों द्वारा प्रति मिनट निस्यंदन की गई मात्रा गुच्छीय निस्यंदन दर GFR कहलाती है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, जो लगभग कितनी होती है स्वस्थ व्यक्ति में 125 ml। 125 ml, ये भी नीट में कई बार लाइन आती है।
अर्थात 180 लीटर प्रति दिन। तो इसे आप काउंट करके देख लीजिए, राइट आएगा। 125 ml प्रति मिनट हो गया 1 मिनट में, तो 1 घंटे में कितनी हो जाएगी और फिर 1 दिन में कितनी हो जाएगी, वो जाती है 180 लीटर प्रति दिन। गुच्छे निस्यंदन दर के नियमन के लिए वृक्कों द्वारा क्रियाविधि अपनाई जाती है। गुच्छे आसन उपकरण द्वारा एक अति सूक्ष्म, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, गुच्छे आसन उपकरण द्वारा एक अति सूक्ष्म क्रियाविधि संपन्न की जाती है। यह विशेष संवेदी उपकरण अभिवाही, एफरंट एंड इफरेंट धमनिकाओं के संपर्क स्थल पर दूरस्थ संवलिक नलिकाओं की केशिकाओं के रूपांतरण से बनता है। जो गुच्छे आसन उपकरणों को किस किस से बनता है ये बताया गया है इसमें। गुच्छ निस्यंदन दर में गिरावट इन आसन गुच्छ कोशिकाओं को रेनिन के श्रवण के सक्रिय करती है, जो वर्कीय रुधिर का प्रवाह बढ़ाकर गुच्छ निस्यंदन को पुनः सामान्य कर देता है। प्रतिदिन बनने वाले निस्यंदन के आयतन लगभग 180 लीटर प्रतिदिन की उत्सर्जित मूत्र 1.5 लीटर की तुलना की जाए तो समझा सकता है कि 99% जो फिल्टर वृक्क नलिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित कर लिया जाता है, जिसे पुनर्अवशोषण कहते हैं। दूसरी प्रक्रिया पढ़ ली अपने, रीअब्जॉर्प्शन। यह कार्य वृक्क नलिकाओं की उपकला कोशिकाएं अलग अलग खंडों में सक्रिय अथवा निष्क्रिय क्रियाविधि द्वारा करती है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। निस्यंद पदार्थ जैसे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और Na+ इत्यादि सक्रिय रूप से प्रबंध से पुनर्अवशोषित किए जाते हैं। तो ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया और Na+ हो गया, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा रीअब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, जबकि नाइट्रोजन निष्क्रिय रूप से अवशोषित किए जाते हैं। वृक्काणु के प्रारंभिक भाग में जल का पुनर्अवशोषण निष्क्रिय क्रियाविधि द्वारा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रारंभिक भाग में तो जल का पुनर्अवशोषण निष्क्रिय क्रियाविधि द्वारा होता है। मूत्र निर्माण के दौरान नलिकाकार कोशिकाएं निस्यंद में H+, K+ और अमोनिया जैसे पदार्थों को स्रावित करती है। नलिकाकार कोशिकाएं H+, K+ और अमोनिया जैसे पदार्थों को स्रावित करती है। नलिकाकार श्रवण भी मूत्र निर्माण का एक प्रमुख चरण है, क्योंकि यह सारलिक, तरल, आयनीय व अम्लक्षार संतुलन को बनाए रखता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तरल, आयनीय व अम्लक्षार संतुलन को बनाए रखता है नलिकाकार श्रवण। अब अपन देखेंगे कि जो वृक्क नलिकाओं के भिन्न भिन्न भाग है, जैसे PCT, हेनेल लूप, DCT, ETC, इनके फंक्शन क्या है। सबसे पहले देख रहे हैं अपन PCT क्या है। ये सरल घनाकार ब्रश बॉर्डर प्लाट से बनी होती है। तो इसमें कौन सा टिश्यू हो गया, सिंपल क्यूबोइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम टिश्यू हो गया, जो पुनर्अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। ठीक है, लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्व एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और 70 से 80% विद्युत अपघट्य एंड जल का पुनर्अवशोषण इसी भाग द्वारा होता है। समीपस्थ सम्मिलित नलिका शारीरिक तरलों के pH व आयनीय संतुलन को इससे बनाए रखने के लिए H+ व अमोनिया आयनों का निस्यंद में श्रवण और बाइकार्बोनेट का पुनर्अवशोषण करती है। ये ध्यान रखिए। तो PCT का काम खत्म। इसके बाद अपन आते हैं हेनेले लूप। हेनेले लूप में क्या होता है, आरोही भुजा में न्यूनतम पुनर्अवशोषण होता है। ठीक है, असेंडिंग में यह भाग मध्यांश में उच्च अंतराकाशीय तरल की प्रासरणता के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसको अपन अभी डायग्राम में देखेंगे। हेनेले लूप की अवरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य होती है, परंतु विद्युत अपघट्य के लिए सक्रियता से धीरे धीरे पारगम्य होती है। यह नीचे की ओर जाते हुए निस्यंद को शांत करती है, और आरोही भुजा जल के लिए पारगम्य होती है, लेकिन विद्युत अपघट्य का अवशोषण सक्रिय और निष्क्रिय रूप से करती है। जैसे जैसे शांत निस्यंद ऊपर की ओर जाता है, वैसे वैसे विद्युत अपघट्य के मध्यांश तरल में जाने से निस्यंद तनु डाइल्यूट हो जाता है। हेनेले लूप की अवरोही भुजा जल के लिए पारगम्य होती है, यहाँ मिस्टेक है, परंतु विद्युत अपघट्य के लिए सक्रियता से धीरे धीरे पारगम्य होती है। एंड नीचे की ओर जाते हुए निस्यंद को शांत करती है। तो नीचे की ओर जाएंगे तो कंसंट्रेट होगा और ऊपर की ओर आएंगे तो डाइल्यूट होगा। ठीक है,
आरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य होती है, सही है, लेकिन विद्युत अपघट्य का अवशोषण सक्रिय व निष्क्रिय रूप से करती है, ठीक है, इसके अंदर मिस्टेक थे। अब देख रहे अपन डीसीटी। डीसीटी क्या था, विशिष्ट परिस्थितियों में Na+ और जल का कुछ पुनरावशोषण इसी भाग में होता है, स्पेसिफिक सिचुएशंस में होता है। दूरस्थ नलिका में रक्त में सोडियम पोटेशियम का संतुलन तथा पीएच बनाए रखने के लिए बाइकार्बोनेट का पुनरावशोषण, सोडियम पोटेशियम का संतुलन और पीएच बनाए रखने के लिए एवं H+, K+ और अमोनिया का चयनात्मक श्रवण होता है, ठीक है। तो यहाँ अमोनिया को ध्यान दीजिएगा। साथ में जो संग्रह नलिका आती है, ये लंबी नलिकाकार वृक्क के वलकूट से मध्यांश के आंतरिक भाग तक फैली होती है। कहाँ तक होती है, इसकी लोकेशन देखिए तो याद नहीं रहती। ये लंबी नलिका वृक्क के वलकूट कोटेक्स से मध्यांश के आंतरिक भाग तक फैली रहती है। मूत्र को आवश्यकता अनुसार सांद्र करने के लिए जल का बड़ा हिस्सा इसी भाग में अवशोषित किया जाता है। यह भाग मध्यांश की अंतरकाशी की प्रसन्नता को बनाए रखने, साथ में यूरिया के कुछ भाग को वृक्क मध्यांश तक ले जाता है। यह पीएच के नियमन, H+, K+ आयनों के चयनात्मक श्रवण तथा रक्त में आयनों का संतुलन बनाए रखने में भूमिका निभाता है। अब इसका डायग्राम देखिएगा। तो डायग्राम में अपन देखेंगे कि ये हो गया पीसीटी वाला पार्ट हो गया, ये पीसीटी वाला पार्ट हो गया और ये डीसीटी वाला पार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो ऊपर की तरफ लिखा हुआ एरो करके वो रीअब्जॉर्प्शन करेगा और नीचे लिखा हुआ वो सिक्रेशन करेगा। तो जो पीसीटी है उसमें बाइकार्बोनेट, NaCl, जल, न्यूट्रिएंट्स और पोटेशियम का क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा। साथ ही H+ एंड अमोनिया का क्या होगा, सिक्रेशन होगा। और इधर डीसीटी में देखेंगे अपन तो यहाँ पे NaCl, H2O बाइकार्बोनेट का तो क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन। साथ ही K+, H+ और यहाँ पे एक ऐड कर लीजिएगा अमोनिया जो लिख रखा है, इसका क्या होगा, सिक्रेशन होगा। साथ ही आप देखेंगे कि ये हेनले लूप की अवरोही भुजा डिसेंडिंग है और ये यहाँ पे गलत लिख रखा है, ये असेंडिंग है। आरोही भुजा का मोटा खंड हो गया और ये आरोही भुजा का क्या हो गया, पतला खंड हो गया, पतला खंड हो गया, ठीक है। तो कुछ गड़बड़ है। अब जो ये वाला पार्ट दे रखा है, ये वाला, इससे ऊपर वाला, ये कोटेक्स हो गया और नीचे वाला पार्ट हो गया मेडुला हो गया, ठीक है। तो इसमें देखिए अब एनएल लूप में, तो इसमें जो असेंडिंग पार्ट है, डिसेंडिंग पार्ट है, डिसेंडिंग अवरोही पार्ट है, उसमें क्या जल का क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा। साथ में जो NaCl का रीअब्जॉर्प्शन होगा वो हेनले लूप के असेंडिंग पार्ट के भी मोटा वाला, थिक वाला पार्ट है उसमें होगा। और ये देखिए ये यूरिया की कुछ मात्रा कलेक्टिंग डक्ट से रीअब्जॉर्ब हो जाती है और जल की आवश्यकता अनुसार जल का बहुत बड़ा हिस्सा भी रीअब्जॉर्ब होता है कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। अब इससे आगे का पार्ट नंबर 2 में देखेंगे। छोटे छोटे शॉर्ट बनाएंगे, 1 शॉर्ट, ताकि अच्छे से कवर हो जाए और अपन बोर नहीं हुए। NCERT को साथ में लेके पढ़ेगा, अच्छे से पढ़ेगा। बाय गाइस, थैंक यू गाइस।